नमस्कार दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा एकिक नियम यूनिटरी मेथड। देखिए, इसमें इकाई के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु के बारे में जानना ही एकिक नियम कहलाता है। ठीक, जैसे वो कोई वस्तु भी हो सकता है, किसी वस्तु का मूल्य भी हो सकता है, मतलब कुछ आपको दिया रहेगा और उसके आधार पर, इकाई के आधार पर जो है हम किसी चीज़ के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे एकिक नियम कहलाता है। देखिए, इसमें यूनिटरी में ही यूनिट शब्द छिपा हुआ है। यूनिट का मतलब होता है एक या इकाई, और यूनिटरी का मतलब हो गया एकिक। तो इसमें दो विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक तो है चूँकि और दूसरा है इसलिए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, भी इसका हमें प्रयोग आगे मिलेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 बिंदु इसमें भी हैं, 3 बिंदु इसमें भी हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि चूँकि में 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे रहते हैं, और इसलिए में 2 बिंदु नीचे और 1 बिंदु ऊपर रहते हैं। इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में देख करके बैठा लीजिए फिगर, जिससे आगे कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। और सबसे पहले चूँकि का ही प्रयोग होगा, उसके बाद फिर इसलिए का प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि चूँकि में और 1 नीचे, और इसलिए में 1 ऊपर 2 नीचे। आइए हम लोग उदाहरण से इसको समझेंगे। पहला उदाहरण है, यदि 5 दर्जन केले का मूल्य 200 रुपये है तो 8 दर्जन केले का मूल्य। देखिए, अगर हमारे पास 1 दर्जन केले का मूल्य पता होता तो चाहे जय दर्जन केले का मूल्य निकालना होता हम लोग निकाल लेते, लेकिन चूँकि हमको 5 दर्जन केले का मूल्य निकालना है तो हम लोग पहले 1 दर्जन केले का मूल्य निकालेंगे, और जितना आएगा उसी में 8 दर्जन के लिए 8 से गुणा करके 8 दर्जन केले का मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने इसमें वही प्रयोग किया है। सबसे पहले हमने लिखा है चूँकि 5 दर्जन केले का मूल्य बराबर 200 रुपये। फिर हमने बताया था यूनिट मेथड में चल रहे हैं तो हमको पहले इकाई के लिए निकालना होगा, इसलिए हम पहले 1 दर्जन केले का मूल्य निकालेंगे। तो इसलिए 1 दर्जन केले का मूल्य बराबर 200/5। क्यों? देखिए, यहाँ 5 दर्जन केले का मूल्य था, यहाँ 1 दर्जन केले का मूल्य है। इसमें 5 दर्जन केला है, यहाँ पे 1 दर्जन केला है। तो जाहिर सी बात है कि मूल्य घटेगा। तो जब कम होता है कोई चीज़ तो उसके लिए भाग करते हैं, तो इसलिए 200/5 हो गया यहाँ पे। तो 5 से जब भाग देंगे, 5 चौक 20, तो 5 शून्य शून्य, यानी 40 रुपया। 1 दर्जन केले का मूल्य क्या हो गया? 40 रुपया। अब इसी तरीके से 8 दर्जन केले का मूल्य, इसलिए 8 दर्जन केले का मूल्य बराबर 1 दर्जन केले का मूल्य 40 रुपये आया था यहाँ पे, इसी में 8 से गुणा कर देंगे तो हमको 8 दर्जन केले का मूल्य मालूम हो जाएगा। तो 8 चौक 32 और 8 शून्य शून्य, तो 320 रुपये आ गया 8 दर्जन केले का मूल्य। अगला उदाहरण है, यदि 144 रुपये में 1 दर्जन पेन आते हैं तो 20 पेन का मूल्य बताइए। देखिए, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है उसने। घुमाने का मतलब ये है कि उसने दर्जन में दे करके दर्जन में ही नहीं पूछा है, पेन की संख्या में पूछ लिया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और हम बताना भूल गए आप लोगों को, जो भी चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उसको बराबर के दाहिने तरफ लिखा जाता है। ठीक, और जो चीज़ हमें पता होती है उसको बाईं तरफ, ये बायां हो गया और ये आपका दायां हो गया। जैसे इसमें देखिए क्या पूछा है, 20 पेन का मूल्य पूछा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मूल्य पूछा है तो मूल्य वाले टर्म को हम, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपका है 144 रुपये में 1 दर्जन पेन आते हैं। अब इसको लिखने का 2 तरीका है। एक तो तरीका ये है कि हम लोग लिख सकते हैं चूँकि 144 रुपये में पेन आते हैं बराबर 1 दर्जन, और दूसरा तरीका ये है कि चूँकि 1 दर्जन पेन आता बराबर 144 रुपये। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, लेकिन किसी को आगे लिखा गया, किसी के पीछे लिखा गया, घुमा के लिख दिया गया। तो हम लोगों को ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले लिखनी है, कौन सी चीज़ बाद में। तो चूँकि हम लोगों को मूल्य निकालना है, इसलिए मूल्य को हम बराबर के दाहिनी तरफ बाद में लिखेंगे। ठीक, और पेन की क्वांटिटी हमें मालूम है, इसलिए हम उसको पहले लिखेंगे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, दिया था 1 दर्जन पेन का मूल्य 144 रुपये, और हमको 20 पेन का मूल्य निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे चूँकि 12 पेन, हमने 1 दर्जन ना लिख करके 12 पेन लिखा, क्योंकि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1 दर्जन में 12 पेन होंगे।
तो हमने 12 पेन इसलिए लिखा क्योंकि दर्जन में नहीं, पेनों की संख्या में मूल्य निकालना हमें, इसलिए हमने 12 पेन लिखा। तो चूँकि 12 पेन का मूल्य है 144 रुपये। ठीक, उसके बाद हमने फिर वही एक एक नियम से चल रहे हैं, इसलिए 1 रुपये 1 पेन का मूल्य बराबर 144। अब फिर देखिए 12 से 1 पे आ गए, तो 12 पेन का कीमत ज़्यादा होगा, 1 पेन का कम होगा, तो फिर कम के लिए भाग कर दिया हमने, 144 में 12 से भाग कर दिया। तो 12 से भाग दें, 12 बढ़ाइए में 144 होता है, तो यानी 1 पेन का मूल्य क्या आ गया, 12 रुपये। ठीक, इसी तरीके से अब हमको जब 1 पेन का मूल्य मिल गया है, तो हम अगला 20 पेन का मूल्य निकाल लेंगे। तो इसलिए 20 पेन का मूल्य बराबर 12 गुणे 20, तो 240 रुपये। तो 20 पेन का मूल्य कितना हो गया, 240 रुपये। अगला देखिए, यदि 5 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपये है, तो ज्ञात कीजिए कि 6720 रुपये में कितनी कुर्सियाँ मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुर्सी पूछ लिया है, तो हम लोग पहले मूल्य लिखेंगे तब कुर्सी लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, 600 रुपये, चूँकि 600 रुपये में कुर्सियाँ मिलती हैं बराबर 5, इसलिए 1 रुपये में तो 5/600 कुर्सी। ठीक, इसलिए 6720 कुर्सियाँ मिलेंगी बराबर 5/600 गुणे, ये 5/600 तो ना, इसी में अब गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 से हम लोग 6720 पे आ गए, तो 6720 से गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो सॉल्व करने पे हमें 56 कुर्सी उत्तर मिलेगा। आप लोग करके देखिएगा इसको। अगला उदाहरण है, यदि 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेथड बदलेगा। बदलने का मतलब ये है कि ये नहीं कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, वही है, चूँकि इसलिए का प्रयोग करके ही एक एक नियम से लगाएंगे। लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जब कम होता था तो भाग कर देते थे। यहाँ पर देखिए अभी समझ में आ जाएगा, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखिएगा। चूँकि 8 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं 15 दिन में, तो एक आदमी उस काम को पूरा करेगा कितने, ज़्यादा दिन में। भाई किसी काम को 8 आदमी मिल के कर रहे हैं, उसी काम को अगर एक आदमी करना पड़ेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा ना, तो ज़्यादा दिन के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, हम भाग नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कम होता तब भाग करते, लेकिन यहाँ पे चूँकि ज़्यादा दिन लगेंगे एक आदमी को काम करने में, इसलिए गुणा हो गया। 15 गुणे 8, तो 15 अट्ठे 120 दिन, इसलिए 12 आदमी उसी काम को पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक आदमी कर रहा था, अब यहाँ 12, तो जाहिर सी बात है अगर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो काम कम समय में पूरा हो जाएगा। तो 120 में 12 से भाग हो जाए, कम के लिए भाग कर देते हैं। तो 120 में हमने 12 से भाग कर दिया, 12 दाम में 120, तो 10 दिन, यानी कि 12 आदमी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकेंगे। अगला उदाहरण देखिए, यदि 14 नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 4 घंटे में उसी टंकी को भरने में कितने नलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे कि 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में टंकी भरने के लिए कितने नल की आवश्यकता होगी, फिर 4 घंटे में कितना लगेगा निकाल लेंगे। तो चूँकि 6 घंटे में टंकी भरता बराबर 14 नल, देखिए यहाँ पे हमने 14 नल बाद में लिखा, क्यों, क्योंकि हमसे नलों की ही संख्या पूछी जा रही है कि 4 घंटे में टंकी भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। तो चूँकि 6 घंटे में टंकी भरता है 14 नल, इसलिए 1 घंटे में टंकी भरेगा, 1 घंटे में टंकी भरने के लिए ज़्यादा नल की आवश्यकता होगी ना, तो ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं, तो 14 गुणे 6। ध्यान से समझिएगा इसको, अपने दिमाग से सोचिएगा, वीडियो पॉज करके एक बार सोच लिया करिए, कहीं अगर कोई कन्फ्यूज़न लगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तभी आगे बढ़िए। अगर नहीं समझ में आता फिर भी, तो आप कमेंट करके आप हमको अपनी समस्या बताएं, हम उसका निदान देंगे। फिर इसी तरीके से 4 घंटे में टंकी भरेगा। देखिए 1 घंटे में टंकी भरने के लिए ज़्यादा नल की आवश्यकता पड़ी थी, अब 4 घंटे में भरना है तो समय हमको ज़्यादा मिल गया, तो कम टंकी में भी भरा जा सकता है, कम नल में भी भरा जा सकता है। तो 14 गुणे 6 था 1 घंटे में, तो 4 घंटे में 14 गुणे 6 भागे 1 कम हो रहा है, इसलिए भाग होगा। तो जब इसको हल करेंगे तो 21 नल आएगा उत्तर। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 घंटे में टंकी को भरने के लिए 21 नलों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है।
तो एक मेज़ और एक कुर्सी का मूल्य अलग अलग बताइए। देखिए ये सब थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे इतना लंबा लंबा प्रश्न है और परीक्षा में आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये हम आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए इसलिए हमने एक एक अक्षर लिख करके अच्छे से समझाया इसको। अगर आप लोग परीक्षा में बैठे हैं तो ये शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखिए, सीधे आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके उसको सॉल्व कीजिए और उसका उत्तर निकाल लीजिए बस, ठीक है। जब हो सकता है अभी आप लोग को थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसी प्रश्न के आधार पर अपने मन 8-10 प्रश्न बना करके उसको हल कर डालिए, देखिए आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ समय ऐसा आएगा प्रैक्टिस करने के बाद कि आप उसको मुंहजबानी भी हल कर सकते हैं देख करके, और चाहेंगे तो उसको बिना केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख करके सब लिखने के बिना ही आप लोग उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने को निकालना था कि एक मेज़ और एक कुर्सी का अलग अलग मूल्य क्या होगा। तो हमने मान लिया कि माना एक मेज़ का मूल्य x रुपये और एक कुर्सी का मूल्य y रुपये है, इसलिए 3 मेज़ और 3 कुर्सी का मूल्य, अगर एक मेज़ का मूल्य x रुपये है तो 3 मेज़ का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x रुपया, 3 गुणे x 3x हो गया। भाई एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 2 पेन का मूल्य कितना हो, 2 गुणे 5 10 रुपये हो जाएगा। तो इसी तरीके से 3 मेज़ का मूल्य 3x, तो 5 कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य y रुपये है यहाँ पे हमने माना है, तो 5 कुर्सी का मूल्य 5 गुणे y तो 5y, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 मेज़ और 5 कुर्सी का कुल मूल्य, जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, धनिया 20 रुपये का, मिर्चा 10 रुपये का, तो जो दोनों जोड़ लिए 20 धन 30, तो कुल 30 रुपये दुकानदार को दे देते हैं। तो उसी तरीके से 3 मेज़ और 5 कुर्सी का मूल्य हमने निकाला है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया है जिससे कि हमको उसका सम्मिलित रूप, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रश्न में जो है 3 मेज़ और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये दिया गया है, ठीक। तो हमने 3x और 5y जो 3 कुर्सी और 3 मेज़ का मूल्य है उसको 1000 के बराबर कर दिया, क्योंकि 1000 रुपये दिया गया आपके प्रश्न में 3 मेज़ और 5 कुर्सी का मूल्य। इसी प्रकार से 5 कुर्सी का मूल्य 5x हो जाएगा और 5 मेज़ का मूल्य 5x हो जाएगा और 2 कुर्सी का मूल्य 2y हो जाएगा, और इन दोनों का सम्मिलित मूल्य जो है 970 रुपये आपके प्रश्न में दिया गया है, वही हमने 970 के बराबर कर दिया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको 2 समीकरण मिल गए हैं, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना है। समीकरण हल करना आप लोगों को आता होगा, तो समीकरण को हल करके x और y का मान जब निकालेंगे तो वही एक कुर्सी और एक मेज़ का अलग अलग मूल्य हो जाएगा जो आपने माना है। देखिए यहाँ माने थे आपने एक मेज़ का मूल्य x रुपये और एक कुर्सी का मूल्य y रुपये। तो आइए देखिए समीकरण को भी हल करना हम एक बार बता देते हैं, वैसे आप लोगों को पता होगा लेकिन थोड़ा रिकॉल कर देंगे तो जो चीज़ें आप लोग इसमें गलती कर रहे हो वो भी सुधार हो जाएगा। समीकरण देखिए हम इसमें एलिमिनेशन, इसको विलोपन विधि कहते हैं, इसको हम विलोपित करने का काम करते हैं, और कैसे किया जाता है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए चाहे x के कोफिशिएंट को, x के गुणांक को, चाहे y के गुणांक को हम लोग बराबर कर लेंगे तो घटाने के बाद जो बराबर रहेगा वो कट जाएगा, वो मतलब शून्य हो जाएगा। तो एक पद में यानी x या y के पद में हमको मान मिल जाएगा, तो हम x और y का मान निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया कि y को विलोपित करने का प्रयास किया है, तो y समीकरण 1 में हमने इस समीकरण के गुणांक से 2 से इसमें गुणा कर दिया है इस समीकरण में। यहाँ पे इस वाली लाइन देखिए, तो 2 तिहाई 6x हो गया, फिर 2 पंचे 10 y हो गया, और फिर 1000 दूनी 2000 हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 से y के कोफिशिएंट से 5 से इसमें गुणा कर दिया है, तो 5 पचे 25x हो गया और 5 दूनी 10y हो गया, और 5 से 970 में गुणा किया तो 4850 मिल गया। अब देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए 10y बराबर हो गए हैं,
अब चूंकि चिन्ह समान है तो अगर हम जोड़ेंगे तो 10 10 20 वाई हो जाएगा, फिर x और y दोनों मिल जाएगा, तो हमारे गुणांक को बराबर करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह नीचे बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 25x के नीचे, चूँकि 25x के आगे धन था तो ऋण हो गया, 10y के आगे धन था तो ऋण हो गया, अगर ऋण होता धन हो जाता, ठीक। और यहाँ पे 4850 के आगे धन था, ऋण हो गया। तो अब नीचे वाले चिन्ह को ही मानेंगे, अब उसके आगे जो चिन्ह है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 10y ऊपर वाला धन में है और नीचे वाला 10y अब ऋण में हो चुका है, तो दोनों कैंसिल हो गए इस तरीके से, ठीक। अब 25x में से 6x घट जाएगा तो 19x आ गया, चूँकि 25x का चिन्ह माइनस था, ज़्यादा में से कम को घटाए हैं तो यहाँ चिन्ह भी माइनस का आ गया। इसी तरीके से 4850 में से 2000 जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस 2850 है, क्योंकि 4850 का चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस है। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 19x था, तो 19x का मतलब हो गया 19 गुणे x, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 19 इधर गुणे में था, इधर आ गया बटे में हो गया, तो 2850 बटे 1900, जब इसको हमने भाग दिया तो 150 रुपये, यानी एक मेज़ का मूल्य जो कि हमने x रुपया माना था वो कितना हो गया, 150 रुपये। इसी तरीके से अब x का मूल्य समीकरण 1 में रख देंगे, x यहाँ पे 150 और निकालेंगे तो y का मान हमको मिल जाएगा, पक्षांतर करके इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। और जब आप लोगों को y का मूल्य मिल गया तो वही आपके एक कुर्सी का मूल्य था, और इस तरीके से आप लोगों को एक मेज़ का मूल्य और एक कुर्सी का मूल्य प्राप्त हो गया। एक मेज़ का मूल्य आपको मिला है 150 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य 110 रुपये। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें, और इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आप लोगों को BTC, टेट, यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करिए। धन्यवाद।